ओह, 10 बज गए। मैं जानता हूं आज भी नींद नहीं आएगी। इसी तरह घड़ी के घंटे गिनते गिनते सुबह हो जाएगी और मैं इतनी बड़ी कोठी के एक कमरे में अकेला पड़ा पड़ा फिर रात होने का इंतजार करूंगा। सुबह से रात और रात से सुबह, बस यही एक अंतहीन प्रतीक्षा मेरे लिए बाकी रह गई है। बैसाखियों के सहारे चलने वाली अपनी जिंदगी के लिए अब मैं रोज मौत का रास्ता देखूंगा। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड पानी से बाहर निकाल कर रेत पर फेंकी गई एक मछली की तरह। कितना भयानक है ये अकेलापन। पर किससे कहूं मैं अपनी ये व्यथा। ये सीमाहीन सन्नाटा तो स्वयं मैंने ही बुना है अपने लिए, अपने ही हाथों से। मीता और अनिल कितनी बार अपनी आंखों में महकता हुआ बसंत भरकर मेरे पास आए, लेकिन मैंने हर बार उन्हें खाली लौटा दिया। सो गए क्या? नहीं तो। गांव से बाबूजी की चिट्ठी आई है। रुपए मंगाए होंगे। कल याद करके मनी ऑर्डर करवा देना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है उन्होंने। फिर? इधर उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए बस आपको देखना चाहते हैं। भाई मीता, कितनी बार कहा उनसे कि चलकर मेरे साथ शहर की कोठी में रहिए, अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा, पर सुनते कहाँ हैं। भाई वो उनकी तो एक ही रट है। अब अंतिम समय में घर की देरी छोड़कर कहाँ जाऊं। अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ना। आप परेशान ना हो, मैं अनिल के साथ जाकर 2-4 दिन रहूंगी वहाँ, उनका मन शांत हो जाएगा। हाँ, अगले महीने जीजी के लड़के की शादी है, याद तो होगा? हाँ हाँ, पर सुनो तो। हाँ? वहाँ भी तुम ही हो आना प्लीज। गाड़ी ले जाना और प्रेजेंटेशन के लिए जितना चाहो ले लेना, चेक दे दूंगा। मैं कह रही थी आप भी चलते तो। देहरादून अच्छी जगह है, थोड़ा चेंज हो जाता। काफ़ी दिनों से हम दोनों कहीं जा भी तो नहीं पाए हैं, इसी बहाने साथ साथ। तुम भी मीता कभी कभी बच्चों जैसी ना समझी की बातें करने लगती हो। देख तो रही हो कितना काम है यार। भाई यहाँ तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। जब से ये नई इंडस्ट्री लगाई है तब से तो और भी। वो तो मैं जानती हूँ कि आपका फैलावा अमर बेल की तरह चारों ओर फैलता ही जा रहा है, लेकिन एक बात पूछूं? क्या? किसके लिए कर रहे हो इतना सब कुछ? ओफो, तुम भी बस कमाल करती हो। मैं हूं, तुम हो, अनिल है, अनिल की फैमिली होगी। भाई तुम्ही सबके लिए तो मैं ये सब कर रहा हूं। सुख? अरे सुख तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी बहुत मिल सकता है, उसके लिए इतने बड़े राजपाट की कहाँ जरूरत है। सच कहती हूँ, एक ओर तुम्हारा ये सारा ऐश्वर्य हो और दूसरी ओर तुम अकेले। मैं तो तुम्हारी उंगली पकड़ूंगी और चल दूंगी। एक पल से दूसरा पल नहीं लगेगा मुझे इस फैसले के लिए। अब तुम्हारी तरह सब सन्यासी कैसे बन जाएं? भाई जिस समाज के बीच में रहना है उसको मूल्यों को तो स्वीकार करना ही पड़ता है।
पर तुम्हारी फिलॉसफी सबसे अलग है। मेरी तो समझ में आज तक नहीं आई तुम्हारी बात। तुमने मेरा मन समझना ही कब चाहा है? कभी एक क्षण को भी मेरे अंदर झांक कर देखते तो यही पाते कि मेरा मन तो यादों की खुशबू की तरह हर दम तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे चारों ओर बिखरा रहना चाहता है। लेकिन तुम तो हमेशा ही अपने सपनों में खोए रहे। जानती हो मीता, जानती हो कि मेरा सपना क्या है? क्या है? मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है बस। मैं सोने और चांदी की इतनी ऊंची मीनार बनाऊं कि जिस पर चढ़कर न सिर्फ आकाश को छू सकूं बल्कि उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लूं सारे चांद सितारों के साथ, समझी? और जानते हो मेरा सपना क्या है? क्या है? मैं धरती पर हरी घास की तरह बिछी रहूं और तुम दिन में सूरज की किरण की तरह और रात में चांदनी की फुहार बनकर हर क्षण मेरे तन मन को छूते रहो इस तरह। मैंने कहा मीता जी, जिंदगी सिर्फ आपकी कविता नहीं है, समझी? अगर जिंदगी कविता नहीं है तो वो जोड़ घटाने वाला गणित का सवाल भी नहीं है प्रशांत। अच्छा छोड़ो ये बेकार की बहस। देखो ना कितने दिनों बाद इतनी अच्छी चांदनी खिली है। चलो थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर चलते हैं। क्यों भाई? अच्छा खासा एयर कंडीशनर तो चल रहा है यहाँ। बंद कमरे में मन घुटता है। चलो ना कुछ क्षण ताजी हवा में बैठे। नहीं भाई, मुझे तो अब नींद आ रही है, प्लीज। चलो भी, सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। नहीं अब डिस्टर्ब मत करो। सुबह वैसे भी जल्दी उठना है मुझे। ज़रा लाइट ऑफ कर दो और हाँ 5 बजे का अलार्म लगा देना। थैंक यू। ज़रा इधर आओ। तुम्हारे कोट में ये गुलाब लगा दूं जिससे तुम्हें याद रहे। क्या याद रहे? यही कि कल सुबह हम लोगों को पिकनिक पर जाना है। भाई कल ही क्यों? ये भी मुझे बताना होगा। हाँ बताओ। अरे कल वो दिन है जब तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। यानी मुझे अपना बनाया था। ओहो भाई, लेकिन कल तो मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। कल तो मेरे लिए तुम लोगों के साथ चल पाना बहुत मुश्किल होगा मीता। लेकिन ये प्रोग्राम तो हफ्ते भर पहले ही तय हो गया था। अनिल ने तो इस पिकनिक के लिए बहुत कुछ अरेंज कर लिया है। अरे वो तो अपनी बुआ जी के बच्चों को भी इनवाइट कराया है। अच्छा देखो ना। हाँ अब अगर तुम नहीं जाओगे तो वो बहुत फील करेगा। भाई अनिल को तो तुम किसी तरह कन्विंस कर ही दोगी। बात तो तुम्हारे अपने समझने की है। मैं भी चाहती हूँ कि कल तुम हम लोगों के साथ चलो। लेकिन कल नहीं मीता, फिर किसी दिन। आई प्रॉमिस यू। भाई तुम तो छोटी छोटी बातों को बेकार ही इतनी सीरियसली लेती हो। भाई आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? कोठी, कार, नौकर चाकर, जेवर, कपड़ा, मान, प्रतिष्ठा, भाई सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। तुम नहीं जानती कि लोग हमारे भाग्य से कितनी ईर्ष्या करते हैं। हाँ सभी कुछ तो है मेरे पास, नहीं है तो सिर्फ तुम्हारा साथ। प्रशांत मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुबेर के पूरे खजाने से भी मन का जरा सा भी सुख नहीं पाया जा सकता। तुम्हें ये सोचकर क्या जरा भी डर नहीं लगता कि आज जो कुछ हमारे पास है अगर कल वो न रहे तो हम क्या करेंगे? मुझे तो सिर्फ तुम्हारे लिए भय लगता है प्रशांत कि कहीं एक दिन तुम अपनी ही बनाई मीनारों के बीच बिल्कुल अकेले ना रह जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भाई तुम लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करना है प्लीज। मीता मैं चल रहा हूँ। पापा ये आपका इनविटेशन कार्ड है। किसका है ये? यूनिवर्सिटी में कॉन्विकेशन है। अच्छा कब है? अगले मंडे को दोपहर 2 बजे। मैं जरा अपनी डायरी देखता हूँ, रुक जाओ।
ओहो हो, मैं तो भूल ही गया था। भाई तुमने अच्छी याद दिला दी। अनिल, मंडे को तो कोहली साहब आ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। मैं पहले से ही जानता था। मम्मी ने बहुत कहा, इसलिए कार्ड देने चला आया। नहीं अनिल, मैं खाली होता तो जरूर चलता, लेकिन अब तो आई एम हेल्पलेस। आज तक आप कभी भी मेरे स्कूल या कॉलेज जाने का टाइम नहीं निकाल पाए हैं पापा। पापा, मेरे लिए अब ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह बच्चे का मन नहीं दुखाना चाहिए। जानते हो, इस बार अनिल को 3-3 गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। अच्छा, सारी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है उसने। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन और हाँ मिता, भाई हो सकता है उस दिन तुम्हें भी मेरे साथ कोहली साहब को रिसीव करने चलना होगा। शायद उनकी मिसेज भी साथ आ रही हैं। मैं जाता हूं मम्मी। अरे अनिल सुनो तो, भाई मैंने तुम्हारे लिए जो कार बुक करवाई थी ना, आई होप वो तुम्हें कॉन्वोकेशन से पहले ही मिल जाएगी। मैं जाता हूं। इस समय अनिल को तुम्हारी कार की नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत है। तुम इस बात को समझना क्यों नहीं चाहते? ओहो, तुम भी तो मेरी प्रॉब्लम समझा करो मीता। कोहली से हमें बहुत फायदा होने वाला है। आई कांट इग्नोर हिम। लेकिन तुम हम सबको तो इग्नोर कर सकते हो ना प्रशांत। तुम आज तक ये नहीं महसूस कर पा रहे हो कि तुम किस मृगछलना के पीछे अपना सब कुछ खोते जा रहे हो। रेगिस्तान की मीलों लंबी फैली रेत में पानी का भ्रम तो मिल सकता है, पर प्यास कभी नहीं बुझती। और पैसे की प्यास भी ऐसी ही है। एक दिन आएगा जब तुम जब आएगा तब देख लूंगा, समझी? इस वक्त तो प्लीज कोऑपरेट मी। नहीं, मैं तो अनिल के कन्वोकेशन में जरूर जाऊंगी। और इस तरह जीवन का क्रम चलता रहा। थोड़ी और, बस थोड़ी सी और दौलत पाने की धुन में मैं रात दिन बाहर ही बाहर भागता रहा। घर मेरे लिए सिर्फ 2 वक्त ठहरने की जगह भर रह गया था। मीता ने भी अब उलाहना देना बिल्कुल छोड़ दिया था। अनिल को मेरे रहने या न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे ये सब महसूस करने की फुर्सत ही कहां थी। मीता की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। वो हफ्ते भर से हॉस्पिटल में थी। मुझे बिजनेस के सिलसिले में बंबई जाना था। अनिल अकेले मुझसे कुछ कहना चाहता था। हाँ, कहना चाहता था। शायद इसीलिए उसने पहली बार मेरे साथ एयरपोर्ट तक चलने की बात कही थी। उस बातचीत का एक एक शब्द आज भी याद है मुझे। इस बार मम्मी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है पापा। क्यों भाई? मैंने तो चलने से पहले ही सर्जन मिश्रा से फ़ोन पर बात की है। वो तो कुछ सीरियस नहीं बता रहे थे। हाँ, थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन और जनरल वीकनेस है बस। नहीं, हाँ, उनकी तकलीफ में कोई कमी नहीं है। मम्मी सीरियस। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मी को जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है। नहीं अनिल, तुम कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी को सभी कुछ तो हमने दे रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। फिर भला वो ऐसा क्यों सोचेंगी? ये तो मुझसे ज़्यादा आप ही जान सकते हैं।
आप अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते क्या? पापा, आप मम्मी के पास रहते तो शायद। डोंट बी इमोशनल अनिल, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुम बेकार ही घबरा रहे हो। भाई देखो, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है। मेरे रुकने से क्या होगा? फिर भी आप रुक जाते तो प्लीज पापा। नहीं अनिल, बिजनेस में जो सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाता वो हमेशा नुकसान में रहता है। जानते हो, अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हमारी पोजीशन एकदम से कितनी ऊंची हो जाएगी। ऐसे अच्छे मौके छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। और फिर ये बात तो काम काम काम, हर वक्त काम। अपने बीवी बच्चों के लिए कभी आपके पास फुर्सत रही है? कभी आपने एक शाम भी हम लोगों के साथ इत्मीनान से बिताई है? बस एक से एक बड़ा चेक फेंकते रहे, जैसे घर ना हुआ कोई बाजार हो गया कि जब चाहेंगे जितना चाहेंगे प्यार और इज्जत खरीद लेंगे। अब भी अगर हम मम्मी को किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सके तो वो सब मैं लौट कर देख लूँगा, तुम मत घबराओ। भाई देश में क्या, अगर बाहर भी जाना पड़ा तो ले जाऊँगा। आखिर पैसा होता किस लिए है? अपने आप को धोखा देने के लिए इतने बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं पापा? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको अपना परिवार नहीं व्यापार ज्यादा प्यारा है? भाई देखो, मैं परसों सुबह ज़रूर लौट आऊँगा। सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। तुम्हें अगर डॉक्टर मिश्रा पर भरोसा ना हो तो सारे ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स को एक साथ बुला लेना। अच्छा, तुम्हारी मम्मी की ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए बताओ? आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं। सांप बनकर मौत के बाद भी अपने खजाने पर पहरा देते रहिएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मैं यहीं से टैक्सी करके हॉस्पिटल चला जाऊंगा। अरे अनिल, ये क्या कर रहे हो? अब आए हो तो मुझे सी ऑफ करके ही जाना। हाँ, वैसे जाने को तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम हर मिनट अपनी मम्मी की जानकारी देते रहना। मुझे तुम्हारी मम्मी की चिंता लगी रहेगी। और रात को फ़ोन पर सारी रिपोर्ट दे देना प्लीज़। हाँ, ये रहा मेरा टेलीफोन नंबर, इसे रख लो। मीता चली गई। मीता की मृत्यु के बाद अनिल भी विदेश चला गया। वहीं शादी करके जब लौटा तो अपना अलग कारोबार भी कर लिया। मेरा एक पैसा भी उसने आज तक मंजूर नहीं किया। अनिल के इस रवैये से कुछ दिन मैं काफी अपसेट रहा, पर धीरे धीरे पहले की तरह अपने में ही बिजी हो गया। मैं अपने अहंकार में पूरी तरह मदहोश था। और एक दिन जब होश आया तो मेरे पलंग के सिरहाने 2 बैसाखियां रखी थी। मैं कार दुर्घटना में अपना पैर खो चुका था और कल मुझे अपनी जिंदगी की बाकी कहानी का अंत भी मालूम हो गया। कल ही अनिल का पत्र आया था और कल ही सुधा भी तो आई थी। नमस्ते सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते, पर तुम कौन हो बेटी? आप मुझे नहीं पहचानते हैं। मैं सुधा हूँ। मेरी माँ का नाम मालती है।
मालती, मालती, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही बार तो मिले थे आप माँ से थोड़ी देर के लिए, और वो भी कितने साल पहले की घटना है। भला इतने बड़े बड़े कामों के बीच वह छोटी सी बात आपको कैसे याद रह सकती थी। दरअसल माँ की शादी पहले आपसे तय हुई है ना? ओ हो, हाँ 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 हाँ। माँ बताया करती है, तब आप इतने बड़े आदमी नहीं थे। अचानक ही आप किसी की जायदाद के वारिस बन गए थे और फिर गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। हाँ, फिर मैं कुछ सालों के लिए विदेश भी चला गया था। जी हाँ, आपके जाने के बाद आपके पिताजी ने शगुन लौटाकर रिश्ता तोड़ दिया था। मेरे नाना जी की हैसियत अब आपके लायक नहीं रह गई थी। माँ आपके लौटने की प्रतीक्षा करना चाहती थी, लेकिन वो लेकिन क्या बेटी? गरीब की बेटी माँ बाप के सिर का बोझ होती है सर। उसे तो जैसे तैसे कहीं ना कहीं भटकना ही पड़ता है। सो नाना जी ने माँ की शादी कर दी। तुम्हारे पापा जी कहाँ हैं? क्या करते हैं वो? पिताजी वहीं गांव में स्कूल मास्टर थे। अच्छा। 5 साल हुए वो हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ओह। माँ मेरी पढ़ाई के लिए शहर आ गई। वो सिलाई सेंटर में काम करती हैं। तब तो तुम्हारी माँ को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। हाँ सर, पिताजी जब तक रहे बरगद की तरह हमें धूप और बारिश से बचाकर घनी छांव देने की कोशिश करते रहे, और उनके बाद माँ ने भी मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, लगता है तुम्हारी माँ काफी समझदार हैं। पिताजी को 1-2 बार तरक्की के अच्छे अवसर मिले, पर कुछ ज्यादा पैसों के लिए अपनी गृहस्थी को अस्त व्यस्त कर शहर आना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी माँ ने उन्हें समझाया नहीं क्या? नहीं, माँ तो खुद ही ये मानती हैं कि सुख के लिए किसी बड़े भारी राजपाट की जरूरत नहीं होती, और खास तौर से परिवार का सुख तो आपसी संबंध की सही साझेदारी से ही मिलता है। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था सर कि माँ और पिताजी दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ लेते थे। और तुम्हारे मन की बात भी कोई समझता था या नहीं? वह सर, मैं ही तो दोनों का अकेला सपना थी। मुझे तो दोनों ही अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करते थे। अच्छा। हाँ, पिताजी मेरे स्कूल के हर फंक्शन में जरूर जाते थे। वे माँ से अक्सर कहा करते थे, परिवार में बच्चों को ये एहसास और भरोसा देना बहुत ज़रूरी है कि वे अपनी छोटी से छोटी बात बिना किसी भय के बड़ों के साथ बांट सकते हैं। क्यों सर, आपके भी तो कोई बेटा बेटी होगा? हाँ, मेरा बेटा अनिल बंबई में है, वहीं उसका ऑफिस भी है। अच्छा सर, वैसे इस समय माँ ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा। जिस क्षण आपने उन्हें अंगूठी पहनाई थी, उसी क्षण से वो आपको अपना हितैषी मानती रही हैं। लेकिन इसी शहर में रहते हुए इतनी मुसीबतें पड़ने पर भी वो चाहती तो एक बार तो मेरे पास आ ही सकती थी। नहीं, माँ कहती हैं रिश्ते नुमाइश के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। जब रिश्तों से जुड़े अपनेपन को महसूस करना हम भूल जाते हैं, तभी घर परिवार टूट सा जाता है। वैसे तुम इस समय मेरे पास किस काम से आई हो बेटी? ओह, मैं भी कैसी बेवकूफ़ लड़की हूँ, काम की बात ना बताकर इतनी देर से आपको इन फिजूल बातों में उलझा रखा है। आप भी क्या सोचते होंगे सर? यही कि लड़की काफी होशियार है, लेकिन उससे ज्यादा बातूनी। ठीक यही माँ भी कहती है कि मैं बोलती बहुत हूँ। देखिए ना, आपका कितना समय खराब कर दिया। दरअसल मैं आपकी सलाह या ये कहिए कि आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सर, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। वहीं मेरा परिचय सुधीर से हुआ।
सुधीर बैंक में है। हम दोनों एक दूसरे को मेरा मतलब है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मैं समझ गया हूँ। ऐसा करो, कल तुम सुधीर को अपने साथ यहीं लिवाती लाना, मैं उससे सारी बातें कर लूँगा, है ना? और जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ तुम कोई फैसला नहीं कर लेना, समझी? समझ गई सर। यही तो मैं चाहती थी कि कोई तो हो जो अच्छे बुरे की सारी जिम्मेदारी लेकर डांट कर अधिकार पूर्वक मुझसे ये कहे कि तुम्हें ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना। तुम चिंता ना करो बेटी, डांटने का मुझे अच्छा खासा अभ्यास है। हाँ सुधा जी, अगर तुम और तुम्हारी माँ गलत ना समझो तो एक बात कहूँ? कहिए सर। तुम मुझे सर की जगह अंकल कह सकती हो सुधा। मेरा यही मतलब था कि इतनी बड़ी कोठी बिल्कुल, देखो ना, बिल्कुल खाली पड़ी है। अगर तुम दोनों यहीं आकर रहने लगो। मैं माँ को अच्छी तरह जानती हूँ, वे इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगी। वो तो अक्सर कहा करती हैं कि घर का आंगन छोड़कर जो सुख की आशा में बाहर भटकता है वह सारी उम्र प्यासा ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो मीता भी कहा करती थी। कौन कहा करता था सर? तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी। सुधा, जरा देखोगी बेटी कि बाहर कौन है? तुम्हें तकलीफ तो होगी लेकिन। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं भी देख कर आई। ये आपका पत्र है, शायद बम्बई से आया है। हाँ, अनिल का होगा। लाओ देखूं, लाओ। ओहो, ये नर्स ने मेरा चश्मा न जाने कहाँ रख दिया है। अच्छा सुधा, जरा तुम पढ़कर सुना दो प्लीज। वो मेरा बेटा अनिल का बारा है, इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ना तो। लीजिए मैं पढ़ती हूँ। पापा जी, कुछ दिन हुए आपका पत्र मिला था। कार एक्सीडेंट में आपको अपना पैर खोना पड़ा, जानकर दुख हुआ। आज आपके पास क्या नहीं है? कोठी, कार, नौकर चाकर, मान प्रतिष्ठा और अच्छा खासा बैंक बैलेंस, सभी कुछ तो है। अपनी तकलीफ को लेकर शायद आप कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गए हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर्स, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। फिर मेरे ही आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? खर्च की चिंता मत कीजिएगा, चेक भिजवाता रहूँगा। मुझे बिजनेस के एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है। विभा और बंटी भी मेरे साथ जाएंगी। आप तो खुद समझदार हैं, बिजनेस में जो सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाता वो हमेशा नुकसान में रहता है। ऐसा अच्छा मौका छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। माफ़ कीजिएगा पिताजी, बिना मांगे ही एक सलाह दे रहा हूँ। आप चाहें तो लकड़ी की जगह सोने की बैसाखियाँ बनवा लीजिएगा, ज़्यादा आराम देंगी। ओके? लकड़ी की जगह सोने की बैसाखियां ज्यादा आराम देंगी। लकड़ी की जगह सोने की बैसाखियां, सोने की बैसाखियां, सोने की बैसाखियां।